वोटिंग के पहले मरहले की तैयारियां जारी। 17 रियासतों और 4 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 102 हलकों में कल डाले जाएंगे वोट। इस मरहले में 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद में करेंगे रोड शो, जबकि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा असम के कोकराझार में करेंगे इंतखाबी मीटिंग। अपोजिशन की भी भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज केरल के कन्नौर, पलक्कड़ और कोयटम में करेंगे इंतखाबी तशहीर। लोकसभा के चौथे मरहले की 96 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी। उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार समेत 9 रियासतों और 1 मरकज के जेर इंतजाम इलाके की 96 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को होगी पोलिंग। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर दागे मिसाइल और ड्रोन, 14 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने मशरक़ी लेबनान के इलाके बालबेक में हिजबुल्लाह की बुनियादी ढांचे पर किया हमला। और खेलों में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के 11वें राउंड में विद्युत गुजराती को शिकस्त देकर टॉप पर पहुंचे निपो मीना चाची। कैराना के साथ ड्रॉ के बाद ही गुकेश पहुंचे दूसरे नंबर पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की तशहीरी मुहिम खत्म हो गई है। कल मुल्क भर में 102 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। जिन रियासतों में पहले मरहले की वोटिंग होगी उनमें अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें, अरुणाचल वेस्ट और अरुणाचल ईस्ट, असम की 5 सीटों, काजीरंगा, सवनीतपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट शामिल हैं। इसके अलावा बिहार की 4 सीटें, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मध्य प्रदेश की 6 सीट, सिद्दी, शहडोल, जबलपुर, मंडाला, बालाघाट और छिंदवाड़ा पर वोटिंग होगी। जबकि महाराष्ट्र की 5 सीटों, रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोविंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, मणिपुर की 2 सीटें, अंदरूनी मणिपुर और बैरूनी मणिपुर पर वोटिंग होगी। और शिलोंग और मेघालय की बात करें तो तोरा में भी वोट डाले जाएंगे। राजस्थान की 12 सीटों में गंगानगर, बीकानेर, जयपुर देहात, जयपुर सिटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर शामिल हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें तिरुवल्लोर, चेन्नई नॉर्थ, चेन्नई साउथ, चेन्नई सेंट्रल, श्री पेरम्बदूर, कांचीपुरम, अरकोनम, वेल्लोर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, उत्तराखंड की तमाम 5 सीटों पर भी पोलिंग होगी। इसके अलावा टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में भी वोट डाले जाएंगे। इसी तरह से मगरबी बंगाल की 3, कूच बिहार, अलीपुर द्वार, जलपाईगुड़ी, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, बस्तर, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, उधमपुर, त्रिपुरा की 1 सीट, त्रिपुरा वेस्ट और मिजोरम, अंडमान और निकोबार, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, लक्षद्वीप की 1-1 सीट पर भी वोटिंग होगी। और उत्तर प्रदेश में कल पहले मरहले में 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इस मरहले में कुल 1 करोड़ 43 लाख वोटर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 76 लाख 23 हज़ार मर्द वोटर और 67 लाख 14 हज़ार ख़वातीन वोटर शामिल हैं, जबकि थर्ड जेंडर वोटरों की तादाद भी 824 है। पहले मरहले के लिए 7,693 पोलिंग स्टेशन और 14,842 पोलिंग मकामात बनाए गए हैं।
मरकजी वजीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर होंगे, जहां वो गांधीनगर और अहमदाबाद में सुबह से शाम तक जबरदस्त रोड शो करेंगे। अमित शाह अपनी इंतखाबी मुहिम की शुरुआत सुबह 9 बजे अहमदाबाद के APMC सर्कल से नल सरोवर चौक सानंद के दरमियान एक रोड शो से करेंगे, जिसके बाद वो सुबह 10:15 बजे गांधीनगर में JP गेट से टावर चौक कलौल तक रोड शो करेंगे। शाम 4 बजे अहमदाबाद के सरदार पटेल चौक से KK नगर तक और वलीनाथ चौक से जीवन राज पार्क 4 रास्ता तक रोड शो करेंगे। शाम 8 बजे वजलपुर अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। उसके बाद वो एक इंतखाबी जलसे से भी खिताब करेंगे। अमित शाह गांधीनगर शहर से मौजूदा रुकने पार्लियामेंट हैं और इस बार भी वो इसी सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस दौरान बीजेपी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नज़र बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा आज आसाम के कोकराझार में अवाम से खिताब करेंगे। नड्डा यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बीजेपी के हक में जीत का माहौल बनाने के लिए कोकराझार में एक इंतखाबी रैली से भी खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। आदित्यनाथ मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल की हिमायत में लोगों से वोट मांगेंगे। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र CM योगी आदित्यनाथ का मगरबी उत्तर प्रदेश का ये तीसरा दौरा है। इसके अलावा योगी कैथोर असेंबली हल्के के सिसोली भी जाएंगे। और बात करते हैं इस इख्तिलाफ की। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज केरल में इंतखाबी तशरीह करेंगे। राहुल गांधी केरल के कन्नौर, पलक्कड़ और कोयटम में भी 3 इंतखाबी रैलियां करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी केरल के कन्नौर में एक जलसा आम से भी खिताब करेंगे। वो पलक्कड़ में भी एक रैली से खिताब करेंगे और उसके बाद वो कोयटम इंतखाबी जलसा करेंगे। कोयटम से UDF की इत्तेहादी केरला कांग्रेस जैक के उम्मीदवार के फ्रांसिस जॉर्ज उम्मीदवार है, जिनकी हिमायत में राहुल गांधी कोयटम में इंतखाबी रैली करेंगे। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस मरहले में 9 रियासतों और 1 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की 96 नशिस्तों पर 13 मई को वोटिंग होगी। चौथे मरहले में आंध्र प्रदेश की तमाम 25 सीटों, तेलंगाना की सभी 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और मगरबी बंगाल की 8 सीटों, बिहार की 5 सीट, झारखंड की 4 सीटें और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर पोलिंग होगी। वहीं तीसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम कल खत्म हो जाएगा। इस मरहले में 10 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 94 नशिस्तों के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। नाज़रीन, आज हॉट सीट में हम मगरबी उत्तर प्रदेश की बागपत लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे। आपको बताते चलेंगे, जब से ये सीट वजूद में आई है, यहाँ से सिर्फ एक बार कोई गैर जाट MP बना है। अपनी तारीख के पिछले 57 सालों में बागपत लोकसभा सीट पर जाट बिरादरी और ख़ासतौर पर साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह के ख़ानदान का गलबा रहा है। इस ख़ानदान के अफराद बागपत से 9 बार रुकने असेंबली मुंतखब हुए हैं। हालांकि ये सीट गुज़िश्ता 10 सालों से BJP के पास है। आइए आपको बताते हैं कि बागपत लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है और इस सीट की तारीख क्या है। बागपत लोकसभा सीट पर एक दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है, जो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जाए पैदाइश थी। 2014 और 2019 में BJP के खाते में जाने वाली इस सीट पर इस बार नई मसावतें बनी हुई हैं। BJP और RLD, जो कि गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में एक दूसरे से लड़े थे, एक साथ आ गए हैं। RLD उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार सांगवान NDA से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप अपनी जनता से क्या वायदा कर रहे हैं और क्या लोकसभा पहुंचने के बाद इसी तरीके से जनता के बीच में आप रहेंगे? मैं तो 45 वर्षों से हूँ इनके बीच में। ये तो चुनाव का तो मुझे अवसर मिल रहा है। मैं तो 45 वर्षों से ऐसी सेवा कर रहा हूँ, रात और दिन में तो सेवा में रहता हूँ। जब आप लोकसभा पहुंचेंगे तो किसानों के मुद्दे क्या लोकसभा के अंदर उठेंगे? ये तो सरकार ही देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ
कि भारत सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, जो चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, इस वाक्य सूत्र को अगर धरातल पर उतारने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सरकार किसानों के लिए खुद चिंतित है। अब राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जैन जी वो भी सरकार के साथ होंगे, एनडीए के साथ हो गए, तो जो किसानों के मुद्दे सरकार के साथ बैठ के ही वो सुलझाए जाएंगे और वो हल होंगे। बागपत लोकसभा सीट के तहत 5 असेंबली सीटें हैं। इनमें जिला मेरठ की सेवाल खास और गाजियाबाद जिले की मोदीनगर असेंबली सीट और बागपत जिले की 3 असेंबली सीटें बारौद, बागपत और छपरौली शामिल हैं। 2022 के असेंबली इंतखाबात में आरएलडी ने इनमें से 2 सीटें जीती और बीजेपी ने 3 सीटें जीती। यहां तक कि बागपत लोकसभा सीट पर भी बीएसपी और एसपी एक बार भी नहीं जीत पाए। ताहम इस बार एसपी और बीएसपी आरएलडी को सख्त चैलेंज पेश कर रहे हैं। इंडी इत्तेहाद की जानिब से एसपी ने पंडित अमरपाल शर्मा को मैदान में उतारा है, तो बीएसपी ने परवीन बंसला को अपना उम्मीदवार बनाकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। बागपत का एक बड़ा दुर्भाग्य रहा, यहाँ किसी की भी सरकार रही, किसी का भी सांसद रहा, लेकिन बागपत का वो विकास हो नहीं पाया जो एक नया जिला बनने के बाद होना चाहिए। अगर आप यहाँ से जीत कर जाते हैं लोकसभा, तो आपकी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, पहली बात तो मुझे जनता पे भरोसा है, हम यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। दुर्भाग्य की बात आपने जो कही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ दुर्भाग्य हमारा है कि आज तक जिनको भी हमने जिताया उन्होंने कभी जनता की तरफ मुख नहीं किया। हम यहाँ से जनता हमें आशीर्वाद देके भेजेगी। हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ युवाओं के लिए सबसे पहले शिक्षित बनाने के लिए यहाँ पे शिक्षा के जो अभाव है उनको पूरा किया जाए। बागपत लोकसभा सीट 1967 में वजूद में आई। गन्ने और गुड़ की मिठास से भरे इस खित्ते में साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह के खानदान के अफराद 9 बार रुकन असेंबली मुंतखब हुए हैं। चौधरी चरण सिंह इस सीट से 3 बार एमपी बने, जबकि उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह 6 बार एमपी मुंतखब हुए। ताहम बीजेपी ने 2014 और 2019 के इंतखाबात में ये सीट जीती थी। एनडीए हुकूमत ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की दहाइयों पुरानी मांग को पूरा किया, जिसके बाद आरएलडी एनडीए में शामिल हो गई है और यहाँ के सियासी मसावात अब बदल गए हैं। कुल मिलाकर क्या कुछ रहेगा 4 जून को नतीजा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल चुनावी दंगल जारी है। अपने कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, बागपत। लोकसभा इंतखाबात की मुहिम तेज हो गई है। ऐसे में तशहीरी मवाद फराहम करने वाले बाजार भी तैयार नजर आते हैं। जी हां, बाजारों में इंतखाबी मुहिम के मवाद की भी मांग बढ़ गई है। इस बार बाजारों में माहौल दोस्त झंडे भी देखे जा रहे हैं। इस बार और क्या खास है, हमारे नामानिगार ग्रीश निशाना ने सदर बाजार दिल्ली में इसका जायजा लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर बाजारों में झंडे, बैनर, पोस्टरों की मांग बढ़ गई है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के सदर बाजार, जहां पर थोक का काम होता है। यहाँ झंडे, पोस्टर, बैनर, तमाम चीज़ें यहाँ मिलती हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे साथ गुलशन खुराना जी मौजूद हैं, जो थोक व्यापारी हैं सदर बाजार में। सर, इस बार किस तरह की मांग बढ़ी हुई है? इस दफ़ा मांग तो अधिक ही हो गई है। पिछली बार दफ़ा की पार्टियाँ कई बन गई हैं, तो हर पार्टी को मटेरियल चाहिए। जैसे जैसे जिनसे इलेक्शन की डेटें आती जाती हैं वैसे वैसे मांग बढ़ती जा रही है। झंडे, पटके, टोपी, बिल्ले बच्चों के लिए। सर, प्रचार की कौन कौन सी सामग्रियां आपके यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं और किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड रहती है? मेरे यहाँ प्रचार की सामग्री बच्चों की बिल्ले से लेके, टोपी से लेके, बांधने वाले पेपर की लड़ियाँ, झंडे वगैरह सब रहते हैं प्रचार के अवेलेबल। बाकी ऑर्डर पे भी हम लोग तैयार कर देते हैं 2 दिन में माल। ईमानदारी से बताइएगा कि किस पार्टी की ज़्यादा झंडे, पोस्टर, बैनर की मांग है इस बार? ये तो सर खुद ही सोचने वाली बात है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब बीजेपी है तो बीजेपी की ही डिमांड बढ़ेगी। जब कांग्रेस की तो कांग्रेस की डिमांड बढ़ती थी, तो 60% डिमांड बीजेपी की है। बाकी अलग अलग स्टेट से 60% उन पार्टियों की आती है। सर, कहा जा रहा है कि इस बार कुछ इको फ्रेंडली झंडे, पोस्टर, बैनर भी बनाए गए। इको फ्रेंडली इस दफ़ा बहुत बढ़िया आइटम निकली है। इसकी खासियत ये है कि ये पर्यावरण को नुकसान नहीं देते। एक तो ये फ्लैग की कीमत बहुत कम निकाली गई है, 8 रुपये फ्लैग, वरना दूसरा फ्लैग लेते हैं 10 रुपये का, उसमें डंडा लगाते हैं 5 रुपये का, बांधने वाली लेबर 5 रुपये से लेकर 10 रुपये मांगती है। इसमें एक फ्लैग के अंदर 10-10 झंडे बंधे हुए हैं, तो वो एक साइड से लिया दूसरे साइड में, और ये 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर 40 के ऊपर के टेम्परेचर में अपने आप पल्प हो गए, चूरा हो जाते हैं।
आपको कैसा लग रहा है अब, क्योंकि प्रचार प्रसार की सामग्रियां ज़्यादा पसंद की जा रही हैं? जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे काम बन रहा है। एक तो रोज़गार हम लोगों को मिला, हमारे साथ लाखों बंदों को और रोज़गार मिल जाता है इसके अंदर। क्योंकि मैं हूँ, मेरे साथ कम से कम 50 फैक्ट्री जुड़ी हुई हैं। 50 फैक्ट्री के अंदर, हर फैक्ट्री के अंदर 50-40 आदमी, 5000 जुड़ गए, एजेंट जुड़ गए, तो लाखों आदमी इस तरह पूरे हिंदुस्तान में जुड़े गए हों। तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार सामग्रियों को लेकर काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और सदर बाजार के थोक विक्रेता इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि इनको एक अच्छा ऑर्डर भी मिल रहा है। भले ही राजनीतिक दल मैदान में अलग अलग हों, लेकिन इन दुकानों पर तमाम राजनीतिक दलों के झंडे, पोस्टर, बैनर एक साथ देखे जा सकते हैं। कैमरामैन शारदा रंजन के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब रुख करते जम्मू कश्मीर का, जहां अनंतनाग जिले में कल शाम एक दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसमें दहशतगर्दों ने बिहार के रहने वाले राजेश शाह को गोली मारकर हलाक कर दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। सलामती दस्तों की तलाशी मुहिम जारी है। मुल्क की कई रियासतों में गर्मी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात ने झारखंड में 3 दिन तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। गर्मी की लहर का असर झारखंड के कई अजला में 19 से 21 अप्रैल तक नजर आएगा। इसके अलावा झारखंड के कई दीगर अजला में लोगों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान यहाँ के लोगों को खुसूसी एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा मगरबी बंगाल के गंगा के इलाके में आज बिहार में 17 से 21 अप्रैल, झारखंड में 19 से 21 अप्रैल और उड़ीसा में 20 और 21 अप्रैल तक गर्मी की लहर देखी जाएगी। और आइए अब नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इस वाक़े में 14 इसराइली फौजी जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज ने कहा है कि 6 फौजियों की हालत तशवीशनाक है। इस हमले के जवाब में इसराइली फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने मशरक़ी लेबनान में बालबक में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया है। इस बीच फ़िलिस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बरतानवी ख़ारजा सेक्रेटरी डेविड कैमरॉन से मुलाकात की। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने डेविड कैमरॉन के साथ गज़ा की पट्टी में इंसानी बुनियादों पर इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। डेविड कैमरॉन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की और ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों पर भी तबादला ख्याल किया। ईरान के इसराइल पर हमले के पेश नज़र यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। दरअसल ईरान ने इसराइल पर हमले के लिए मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए थे। यूरोपीय यूनियन ने यह फैसला मशरिक़ वस्ती में तनाज़ात को रोकने के लिए किया है। यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स माइकल ने वजाहत की है कि यूरोपीय यूनियन ईरान को तनहा करना चाहती है और अमन अमल की जानिब आगे बढ़ने के लिए खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मसरूफ़ होना चाहती है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने उर्दन के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और तारीक़ वतन के उमूर के वज़ीर एमन सफ़ादी से मुलाकात की। मज़ीद बरा एंटोनियो गुटेरेस ने पोलैंड के सदर से भी मुलाकात की है। गुटेरेस ने बहरे रूम के लिए पार्लिमानी असम्बली के वफ़द से भी बातचीत की। क्रोएशिया की हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी ने पार्लिमानी इंतख़ाबात में कामयाबी हासिल कर ली है। पार्टी ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए जितना ज़रूरी है उससे कम नशिस्तें हासिल हुई हैं। 90% से ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों के नताइज के मुताबिक आंद्रेज प्लेवेंकुइक की क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनियन HDZ ने 151 नशिस्तें असेंबली में 60 नशिस्तें जीती हैं और 2020 के इंतखाबात में पार्टी ने 66 नशिस्तें हासिल की थी। इस इंतखाबात में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात सोशल डेमोक्रेट्स SDP ने 42 नशिस्तें हासिल की हैं। और आइए नजर डालते हैं दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात की सुर्खियों पर।
और उर्दू अखबारात की सुर्खी पर जो सबसे पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये इंतखाबात से मुतालिक है। पहले मरहले का इंतखाबी मुहिम का शोर अब थम गया है। 102 सीटों के लिए तशहीरी मुहिम ख़त्म हो गई है और अब पहले मरहले के तहत कल वोट डाले जाएंगे। आखिरी दिन सियासी लीडरों ने अपनी पूरी ताकत तशहीर में जोड़ी और एक दूसरे को हदफ तनकीद बनाया। दूसरी सुर्खी की तरफ रुख करेंगे। हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले में 14 इस्राएली फौजियों समेत कई जगह पर फौजी जख्मी हुए हैं और तशवीशनाक हालत 6 फौजियों की बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इसराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से मुतालिक आलमी दबाव को मुस्तरद कर दिया है। और इसके बाद की सुर्खी ले रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अपना नाम उन्होंने वापस ले लिया है। और इसके बाद अगली खबर हमारे समाज से। हिंदुस्तान की तखमीना आबादी 144 करोड़, आलमी सतह पर सबसे आगे, चीन दूसरे नंबर पर। UNFPA की आलमी आबादी 2024 की रिपोर्ट में दावा पेश किया गया। सहावत की अगली सुर्खी, तृणमूल कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी हो गया है। शहरियत तरमीमी एक्ट की मनसूखी और यकसा सिविल कोड के अदम निफाज का अज़्म जाहिर किया इस मंशूर में। सहाफत की अगली सुर्खी, खराबी सेहत के बावजूद लालू अपनी दुख्तर रोहनी आचार्य के लिए तशहीरी मुहिम चलाएंगे। और उसके बाद जो खबर ले रहे हैं वो है अहमदाबाद से। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे पर बड़ा सड़क हादसा पेश आया है और एक साथ 10 जिंदगियां इस हादसे में खत्म हुई हैं। मुल्क कह रहा है 4 जून को 400 का हिंसा पार होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आवाम से खिताब। शुमाल मशरिक जिसको कांग्रेस ने सिर्फ मसाइल दिए हैं, बीजेपी इसे इम्कानात का जरिया बना रही है। और इसके बाद की सुर्खी अखबार मशरिक से, इसराइल को टेक्नोलॉजी फराहम किए जाने के खिलाफ गूगल के दफ्तर में एहतजाज, 9 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। ये थी आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियां। और रुख करते हैं खेल के मैदान का। खेल की खबरों में, भारत के विद्युत गुजराती कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के 11वें राउंड में इयान नेपोमेनियाची के खिलाफ हार गए हैं। इस जीत के साथ ही इयान मुकाबले में सरफहरिस्त पहुंच गए हैं। हिंदुस्तान के डी गुकेश ने शतरंज के आलमी नंबर 2 खिलाड़ी कारवाना के साथ ड्रॉ खेला। इस ड्रॉ के साथ गुकेश अब दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत के आर प्रज्ञानंदा को 11वें राउंड में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। प्रज्ञानंदा को शतरंज के आलमी नंबर 3 खिलाड़ी हिकारो नाकामुरा ने शिकस्त दी है। हिंदुस्तान की आर वैशाली ने खवातीन के जुमरे में मुसलसल दूसरी जीत दर्ज की है। वैशाली ने अलेक्जेंड्रा को शिकस्त दी। और हिंदुस्तान की कोनीरो हम्पी भी फतेह दर्ज करने में कामयाब रही हैं। हम्पी ने सेलेमोवो को शिकस्त दी है। बात करेंगे आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमों को अपने आखिरी मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। मुंबई को अपने आखिरी मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि पंजाब किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। पॉइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स 8वें और मुंबई इंडियंस 9वें नंबर पर हैं। गुज़िश्ता रोज खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए गुजरात की टीम सिर्फ 89 रन ही बना सकी। जवाब में दिल्ली की टीम ने यह हदफ आसानी से सिर्फ 8.5 ओवर में हासिल कर लिया। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।